हेलो, हाउ आर यू ऑल? लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। शेयर कैपिटल आपका एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कैसा है ये चैप्टर सर? ये बहुत आसान चैप्टर है, क्योंकि शेयर का मतलब आप लोगों को पता है और डिबेंचर्स का मतलब भी आप लोगों को पता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, शेयर कैपिटल इज द लाइफ ब्लड फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। द आंसर इज यस। जो शेयर कैपिटल होती है उससे जो है कंपनी को खून मिलता है, लाइफ ब्लड, और उससे जो है कंपनी चलती है इंडेफिनेटली। साथ में जो है डिवेंचर्स भी हेल्प करते हैं। हम जो बाहर वालों से लेते हैं पैसा, उससे भी जो है हमें हेल्प मिलता है। फ़र्क ये होता है कि शेयर कैपिटल जो होती है वो एंटरप्रेन्योरल रिस्क जो है प्रेजेंट करती है, और डिवेंचर में रिस्क थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसको पहले लौटाना होता है। तो चलिए फिर हम लोग इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। शेयर कैपिटल जब भी वर्ड आता है तो उसमें दो प्रकार की शेयर कैपिटल आती है। पूरे एक्ट में जहां जहां शेयर कैपिटल वर्ड लिखा है वहां पर दोनों शेयर कैपिटल का जिक्र है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फर्दर इक्विटी शेयर कैपिटल में भी वोटिंग राइट्स होते हैं, और कहीं कहीं पे जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। डिविडेंड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और कुछ राइट्स उस शेयर पर देना है या नहीं देना है, उसको क्लास ऑफ शेयर बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर क्लास, 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, एक क्लास है, 20 रुपए वाली का अलग क्लास है, उसके साथ राइट अटैच्ड है, अलग क्लास है। ऐसे जो है शेयर्स इशू होते हैं, बट जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। जनरली तो सिंपल इक्विटी शेयर होते हैं विद वोटिंग राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर इसके अलावा और टाइप की इक्विटी शेयर भी इशू हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंस शेयर ऑन द अदर हैंड जो होते हैं उनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि जब भी डिविडेंड की पेमेंट होगी तो सबसे पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उन्हें पेमेंट होगी, और दूसरी चीज़ ये है जब भी रीपेमेंट की बारी आएगी तो डेफिनेटली सबसे पहले जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, इसके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, और वही बात यहाँ लिखी है। टाटा मोटर का जो है डीवीआर है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं। इसकी जो प्राइस चल रही होती है वो अलग चल रही होती है, और टाटा मोटर्स का जो नॉर्मल शेयर है उसकी प्राइस अलग चल रही होती है। सिमिलरली फ्यूचर रिटेल जो आपका बिग बाज़ार है, फ्यूचर रिटेल का फूड बाज़ार, बिग बाज़ार, तो उसने भी जो है दो टाइप के जो है अपने शेयर्स को इशू किया हुआ है, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है। जो चीज़ें हमने ओवर पढ़ी है वही जो है एक्ट का जो है एक्सट्रैक्ट देकर यहाँ बताई हुई है, कि इक्विटी शेयर कैपिटल में वोटिंग राइट्स के साथ और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ, अलग अलग राइट के साथ जो है हम इशू कर सकते हैं। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो होता है प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं डिविडेंड और रीपेमेंट के लिए। सेम चीज़ जो है यहाँ लिखी है, इसमें कुछ नया नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डेफिनेटली जो रूल 4 की चीज़ें हैं और बाकी जो चीज़ें यहाँ पर आ रही है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम लास्ट में करेंगे। अभी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोगों को, जिससे आप फेमिलियर हैं और आपको जो पता है, यानी कि हम लोग जो है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट की बात करेंगे, और उससे जुड़े हुए हम सेक्शन पढ़ेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और बोनस शेयर कहाँ है, कैसे इशू करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, जिसके दो सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन नंबर 52 एंड सेक्शन नंबर 53। तो ये क्या होता है सर, अभी बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, एक होती है फेस वैल्यू। शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं तब जो है शो होती है कि 10 रुपये का है शेयर फेस वैल्यू का, 100 रुपये का है, 1000 रुपये का है, 50 रुपये का है, 20 रुपये का है। फेस वैल्यू जो है वो आपको शो होती है। फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू करते हैं उसको बोलते हैं, आपने जो है प्रीमियम पर इशू किया है, और फेस वैल्यू से कम पर इशू करते हैं उसे बोलते हैं आप डिस्काउंट पर इशू किया है। डिस्काउंट पर इशू करना दोस्तों अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट आप स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, जिन्होंने नो हाउ प्रोवाइड करी है उन लोगों को देते हैं। इंटरनली जो है आप इशू करते हैं सस्ते दामों पर, वहाँ अलाउड है। उसके अलावा डिस्काउंट पर इशू करना अलाउड नहीं है। आप यहाँ देख भी सकते हैं प्रोहिबिशन, आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब जो आपका शेयर है, यदि आप 10 रुपये से ज़्यादा पर इशू करते हैं तो बाकी का जो अमाउंट है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालते हैं, जिसे आप कुछ कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, जो कि एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। ये जो फेस वैल्यू है दोस्तों, ये बुक्स में आती है, ये किसी भी तरह लिंक्ड नहीं है आपकी मार्केट वैल्यू से।
आज आप टाटा मोटर का शेयर देखिए या किसी का भी देखिए, मारुति सुजुकी का शेयर देखिए, भले ही वो 100 रुपये वाला शेयर होगा जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, पर उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो आज करीब 7,000 रुपये चल रही है। अगर मान लेते हैं मारुति सुजुकी को और शेयर इशू करने हैं, तो अगर वो 100 रुपये से ऊपर पर इशू करेंगे, जो कि वो करेंगे क्योंकि उनकी शेयर की वैल्यू जो है वो 7,000 रुपये है, तो वो इशू करेंगे 7,000 7,500 पर अपना अगर नया कैपिटल लाएंगे, न्यू इशू करेंगे तो डेफिनेटली इतने पर करेंगे। तो फेस वैल्यू तो 100 रुपये है ना, उससे ज़्यादा जितने पैसे पर इशू किया पैसा उनके पास जाएगा न्यू इशू पे। न्यू यानी कि जो नया इशू लेकर आते हैं, नई कैपिटल रेज करते हैं, वो सारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ये आपका मार्केट वैल्यू है और ये आपका फेस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू जिस पर कंपनी की वैल्यूएशन टिकी हुई है, जिस पे शेयर जो है खरीदे बेचे जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, वो जो है मार्केट वैल्यू हो गई है। हम जो बात कर रहे हैं फेस वैल्यू से ऊपर पर इशू करने की बात कर रहे हैं, जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जिसका पैसा डालते हैं और सेक्शन 52 के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। आप जो है बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपकी ये जो बैलेंस शीट है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपने पैसा जो डाला है, आप इस अकाउंट से निकाल कर जो है शेयर कैपिटल में डाल सकते हैं। और एक्स्ट्रा अमाउंट जो कहते हैं ना, एक पर एक फ्री, 5 शेयर वालों को जो है हमने 2 शेयर फ्री दे दिए, बोनस शेयर दे दिए, बाद में अनाउंसमेंट आएगी, तो आप ऐसा क्या करेंगे, इसको आप डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे नए शेयर से। उसे बोलते हैं आपने फुल्ली पेड बोनस शेयर को इशू कर दिया है। कुछ आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, कंपनी स्टार्ट होने से पहले के कुछ खर्चे थे, उन्हें आपने राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर लिया है। आप जो हैं डिस्काउंट पर शेयर इशू करते हैं, अगर डिवेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पर शेयर करते हैं, जैसे स्वेट इक्विटी हो गया, कोई भी हो गया, फेस वैल्यू से कम पर आप इशू करते हैं, कमीशन पे करते हैं आप शेयर इशू करने के लिए, डिवेंचर इशू करने के लिए, तो वो जो खर्चा है उसका डेबिट बैलेंस होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक अकाउंट बढ़ा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा होगा। तो आप जो हैं इसको भी चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करना चाहते हैं प्रीमियम पर, कि मतलब प्रेफरेंस शेयर आपने 100 रुपये पर इशू किया है, जो भी है फेस वैल्यू है, आप जो है 120 रुपये पर जो है उसको रिडीम करना चाहते हैं, तो 20 रुपये प्रीमियम हो गया। प्रीमियम पर इशू करेंगे, उस केस में क्या होगा सर, उस केस में जो प्रीमियम है रिडेम्पशन का, वो प्रीमियम का जो अमाउंट होगा प्रेफरेंस शेयर का, डिबेंचर को अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो वो भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने कलेक्ट किया है प्रीमियम। रिडीम प्रीमियम पर कर रहे हैं तो कस्टमर को फायदा है, इशू प्रीमियम पर कर रहे हैं तो कंपनी को फायदा है, ज़्यादा पैसा आएगा, तो वहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप रिडीम करते हैं प्रीमियम पर। और अगर आप अपने खुद के शेयर परचेज करते हैं एज पर सेक्शन 68, जो कि आई होप कि आपका यहाँ पर होगा, तो हम पढ़ेंगे, तो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक पैराग्राफ और दे रखा है, ये आपका सब सेक्शन 2 है ये वाला, ये सब सेक्शन 3 है सेक्शन 52 का। और यहाँ पर एक एडिशनल बात लिखी है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है उन कंपनीज के लिए जिन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, उन क्लास ऑफ कंपनीज के लिए जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करते हैं। फॉर दीज 3 थिंग्स यूज़ कर सकती है वो कंपनीज, फॉर दीज 3 थिंग्स, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करते हैं। बोनस शेयर इशू करने के लिए, कमीशन डिस्काउंट के लिए, जो कि उन्होंने इशू के टाइम जो है उन्होंने दी होगी, और अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए। वैसे देखा जाए तो मैं बताऊं, अगर आपको ये 5 पॉइंट पता है तो मेरे हिसाब से बहुत है। जो मैं समरी बुक दूंगा उसमें 5 पॉइंट लिखूंगा बस, सेकंड वाली बात नहीं लिखूंगा कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे तो ये 3 चीज़ें कर सकते हैं, वो बात मैं समरी में नहीं लिखूंगा। क्या रिलेवेंस है क्या नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जो है एक्स्ट्रा बात लिख दी है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप चाहें तो बस इतना याद रख सकते हैं कि हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंट की बात करते हैं, जो आप फेस वैल्यू से कम पर इशू करते हैं, सेक्शन 53, वहाँ क्लियरली लिखा है कि आप वैसे तो इशू कर ही नहीं सकते, पर स्वेट इक्विटी शेयर्स में आप इशू कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने डिस्काउंट पर इशू करे हैं तो बिल्कुल ही वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसका कोई भी जो है वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी नहीं होगा। एक यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्शन और दे दी है कि कंपनी चाहे तो अपने क्रेडिटर्स को जो है, क्रेडिटर्स जो है शेयर्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं कि भैया ठीक है आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करी, ऑप्शन दिया कि आप चाहे तो हमारे शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बन सकते हैं या शेयर होल्डर बन सकते हैं, तो उन्हें एक राइट दिया हुआ है, बेनिफिट दिया हुआ है, उसके तहत अगर कन्वर्ट किया जाता है
इन परसुएंस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान डेट रीस्ट्रक्चरिंग, डेट का पैसा नहीं दे पाते तो कहते हैं अच्छा हमें अपनी शेयर कैपिटल ही दे दो, उसके बदले कंपनी हम रन कर लेंगे, होता है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। डेट का पैसा नहीं दे पाते तो ये सब होता है। तो अगर आरबीआई वगैरह है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसमें दे रखा है आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जो है कंपनी की शेयर कैपिटल ले सकते हैं, तो उस केस में जो है डेफिनेटली वो डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे, क्योंकि उनका तो पैसा ही अभी तक पूरा नहीं आया है। वो रिस्ट्रक्चर करके जो है अपना शेयर कैपिटल ले सकते हैं डिस्काउंट पर। तो स्वेट इक्विटी शेयर और क्रेडिटर्स इन केस ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग, दो केसेस में डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी या उसका ऑफिसर इन डिफॉल्ट नई प्रोविजन को कंप्लाई करता है तो पेनल्टी कितनी है मालूम है आपको? पेनल्टी में एक्सटेंड टू एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। कितना है सर? मैं बता देता हूँ आपको, जितना अमाउंट आपने रेज करा है डिस्काउंट पर इशू कर वो पेनल्टी है, या मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक है। कंपनी शेल ऑल्सो बी लाइबल टू रिफंड ऑल द मनीज। अब क्योंकि डिस्काउंट पर इशू नहीं करना, आपने इशू कर लिया तो आपको जो है वो पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा, और 12% इंटरेस्ट रेट के साथ रिफंड करना पड़ेगा। 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट के साथ करना पड़ेगा। पर एनम का मतलब है कि आपने पैसा अपने पास 2 महीने रखा तो 2 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3 महीने रखा तो 3 महीने का देना पड़ेगा, क्योंकि वो इशू ही नहीं करना था, इशू वैलिड नहीं था, आपने इशू कर दिया, डिस्काउंट पर पैसे ले लिए, वो गलत है। जिस दिन से इशू आपने किया जब तक आप रिटर्न करते हैं तब से जो है आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है वो आपकी जो है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर लगी हुई है। बॉन्ड्स डिवेंचर पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है। तो आप डिवेंचर जो है वो आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अभी तक हमने 2 चीज़ें करी है, वैसे एक इंट्रोडक्शन करा, उसके बाद हमने शेयर्स इशू एट प्रीमियम करा, शेयर्स इशू एट डिस्काउंट किया, और इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। समरी में तो 2-2 लाइन में आएगी ताकि आपको प्रोविजंस क्लियर रहें, बस दैट्स इट। स्वेट इक्विटी शेयर का गेम बिल्कुल अलग है। एम्प्लॉयज़ को कंपनी में मोटिवेटेड रखने के लिए उन्हें कंपनी का हिस्सा दिया जाता है, उसे जो है स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। जो दिए जाते हैं डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को, जो भी वहाँ पर जो है परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिए जाते हैं एट अ डिस्काउंट और अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या होता है कंसिडरेशन? वो अपना नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, वो जो है राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो देते हैं कंपनी को, वैल्यू एडिशन करते हैं। आप कंपनी में गए, आपने कुछ नई चीज़ का इजाद कर लिया, प्रोग्रामिंग कर दी, सॉफ्टवेयर बना दिया, जिससे कंपनी की ग्रोथ हो गई। आप कंपनी के कोर डेवलपमेंट टीम का हिस्सा हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और जो भी चीज़ आप बनाएंगे उस पर कंपनी का राइट होगा, क्योंकि कंपनी ने आपको पैसे देकर एम्प्लॉय रखा है। हालांकि कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉयज़ को जो है फील हो कि वो ओनर भी हैं, इसलिए उन्हें जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाता है, जिसमें उनके पास राइट टू परचेज होता है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। हालांकि वो परचेज कर पाएंगे एट अ फ्यूचर डेट। अगर वो कंपनी के साथ कुछ साल और टिके रहते हैं तो फ्यूचर डेट पर वो सस्ते दामों पर जो है प्री डिटरमाइंड प्राइस पर जो है कंपनी के शेयर कैपिटल जो है ओन कर पाएंगे, और ये बेनिफिट भी मिलता है, बहुत अच्छा है बेनिफिट भी। आप स्वेट इक्विटी कहें, जो भी कहें, आप एक ऑप्शन दें तो ये स्वेट इक्विटी शेयर मिलता है। हालांकि आप स्वेट इक्विटी शेयर जो है उन्हीं क्लास ऑफ शेयर का इशू कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी इशू किया हुआ है। क्लास ऑफ शेयर का मतलब है, मान लेते हैं आपने 10 रुपये के इक्विटी शेयर इशू करे हुए हैं। अब आप जो है स्वेट इक्विटी में 100 रुपीज़ वाले जो है इक्विटी शेयर नहीं ला सकते विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। जो आपने क्लास ऑलरेडी इशूड है शेयर की, उसी में जो है आप इजाफा कर सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हैं। इशू करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास करना पड़ेगा। उस रेजोल्यूशन में लिखा होगा आप कितने शेयर इशू करने वाले हैं, क्या मार्केट प्राइस है, क्या कंसिडरेशन आप लेने वाले हैं, और कौन से डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को आप करने वाले हैं, कौन सी क्लास ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़ में परमानेंट एम्प्लॉयज़, फॉर आईटी डिपार्टमेंट, या जो भी है वो आप जो है मेंशन करेंगे रेजोल्यूशन में, आप क्लियरली लिखेंगे। दोस्तों जब भी आपको इशू करना होगा इक्विटी शेयर जो कि लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको डेफिनेटली सेबी का पालन भी करना पड़ेगा, सेबी के रूल्स का पालन करना पड़ेगा। और जहां लिस्टेड नहीं है और आप देना चाहते हैं ईसॉप्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स आप देना चाहते हैं, तो आपको इन रूल्स का पालन करना पड़ेगा जो रूल 8 में गिवन है। जो भी दोस्तों ये राइट्स होंगे, लिमिटेशन होंगे, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, प्रोविजंस होंगे,
जो इक्विटी शेयर पर लगता है सेम जो है स्वेट इक्विटी शेयर पर लगेगा। यानी स्वेट इक्विटी शेयर भले ही एम्प्लॉयज़ को दिए जाएं, डायरेक्टर्स को दिए जाएं, डिस्काउंट पर दिए जाएं, पर वो किसी भी तरीके से नॉर्मल इक्विटी शेयर से कम नहीं होंगे। वो जो है पारी पासु, यानी कि उनको जो है सिमिलर राइट्स मिलेंगे जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के पास हैं। ये जो है स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट है। ये जो है स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो है रूल नंबर 8 आ रहा है। यहाँ बताया हुआ है कि एम्प्लॉय का मतलब है परमानेंट एम्प्लॉई, जो कि इंडिया में भी काम हो सकता है, काम कर रहा हो, इंडिया के बाहर भी जो है कंपनी के लिए काम कर रहा हो। डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का, या एम्प्लॉय डायरेक्टर हो सकता है किसी सब्सिडरी का जो कि इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है, या होल्डिंग कंपनी है। तो कई बार क्या होता है कि आप एक बी लिमिटेड में काम कर रहे हैं, ए लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी है, और बी लिमिटेड वाले बोलते हैं कि हम आपको होल्डिंग कंपनी के शेयर देंगे क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, हमारी लिस्टेड नहीं है, और हम अपनी कंपनी के दे तो सकते हैं बट हम देंगे ए लिमिटेड के शेयर। तो कर सकते हैं, ये अरेंजमेंट होता है, ये किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको जो है ESOP और स्वेट इक्विटी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देते हैं, खुद की कंपनी के देते हैं, होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। वैल्यू एडिशन का मतलब तो है जो एक्चुअल आप नो हाउ वगैरह कंपनी में लेकर आते हैं, उसके बदले जो है आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं, राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है, उसका इशू और रिडेम्पशन की बात करते हैं सेक्शन नंबर 55। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, उसे आप डिवाइड कर सकते हैं डिविडेंड पे आउट के कैटेगरी में, कन्वर्टिबिलिटी के कैटेगरी में, रिडीमेबिलिटी के कैटेगरी में। डिविडेंड में क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव तो हमने देखा है। पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी क्या होता है वो हम जानेंगे। कन्वर्टिबिलिटी बहुत सिंपल सा है, जहाँ पर आप ऑप्शन देते हैं या मैंडेटरी आप बोलते हैं कि यार इतने साल के बाद प्रेफरेंस शेयर जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरे या 50% या पार्टली वटेवर, उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इवन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल में जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, कुछ प्रेफरेंस शेयर है जो रिडीम होंगे और कुछ है जो इरिडीमेबल होंगे, यानी रिडीम नहीं होंगे। हालांकि आपका एक्ट बोलता है कि कुछ भी हो जाए आप 20 साल से ज़्यादा जो है उसे नहीं रख सकते, आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये ज़रूर है कि 20 साल के बाद क्या होगा, वो दोबारा से उन्हीं शेयर होल्डर को दोबारा इशू कर देंगे अगले 20 साल के लिए। तो पहले वाले को रिडीम दिखा देंगे, दूसरी फिर दोबारा से दिखा देंगे, नई कैपिटल आ गई, वो अलग मुद्दा है, बट रिडीम करना जरूरी होगा। कंपनी जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही जो है इशू करेगी, इरिडीमेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि वहाँ इरिडीमेबल लिखा है, यानी कि 20 साल के बाद जो है वो रिडीम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिमिट दे रखी है कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स में ऑथराइज है, मतलब आर्टिकल्स में जो है सबसे पहले परमिशन होगी, नहीं है तो आर्टिकल्स को अमेंड कर लो, क्या दिक्कत है, तो वो प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है जो कि रिडीम होंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सही है सर। हालांकि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी है उन्हें जो है 30 साल का जो है टाइम पीरियड दिया हुआ है कि भैया 20 साल की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो 30 साल के लिए भी है प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हैं। हालांकि उन्हें 20 साल के बाद 21st ईयर में कम से कम 10% को तो रिडीम करना पड़ेगा। यानी कि अगर उन्होंने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं और 30 साल के लिए करे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने, तो उन्हें 30 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। कम में करना चाहे कर सकते हैं, नुकसान नहीं है, बट 30 साल का टाइम दिया गया है। हालांकि इनमें से ये 10,000 शेयर जो हैं 21st ईयर में, यानी 20 साल होने के बाद, उसमें ज़रूर रिडीम करेंगे एट द ऑप्शन ऑफ सच प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो। जिस बंदे ने जितने भी लिए हैं वो अपने 10% को रिडीम करा सकता है। इसका मतलब तो ये हो गया। क्वेश्चन इसका कभी आया नहीं है, देखेंगे आएगा तो। हम यहाँ पर है दोस्तों, शेयर्स टू बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। जब हम शेयर को रिडीम करना चाहेंगे तो जो हमने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बचा हुआ है, जनरल रिजर्व का बैलेंस बचा हुआ है, वो सारा हमारा फ्री रिजर्व है जिसे हम डिविडेंड में बांट सकते हैं। तो उस वाले प्रॉफिट से जो है लिखा हुआ है कि आप रिडीम करेंगे, उस वाले प्रॉफिट से आप रिडीम करेंगे, या फिर आप फ्रेश इशू भी कर सकते हैं। मतलब कि आपने क्या किया, आपके पास 1 लाख शेयर थे, आपको रिडीम करने हैं, 20 साल हो गए, आपने 1 लाख शेयर और इशू कर दिए, उससे पैसा आ गया, पुराने वाले को रिडीम कर दिया, तो ये काम तो बहुत जल्दी होता है। अगर आपके पास और शेयर आपको इशू नहीं करने, तो जो प्रॉफिट आपने एक्यूमुलेट करे हैं, आपके पास जो है इतने जो शेयर की वैल्यू है उतने जो है आपके पास फ्री रिजर्व होने चाहिए,
जिसका पैसा जो है आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालेंगे। रिडीम करना है तो यहाँ तो डालेंगे यहाँ तो डालेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? या तो हमने प्रॉफिट जमा करके रखे हुए हैं अपने, या फिर जो है फ्रेश इशू से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर पुराने वाले को रिडीम करते हैं। जो फुल्ली पेड होंगे उन्हीं को आप रिडीम करेंगे। नो शेयर्स शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप, यानी जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो आप फुल्ली पेड होने पर ही रिडीम करेंगे। प्रपोज द शेयर टू बी रिडीम्ड शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। जहाँ पर हम प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी से जो है रिडीम करना चाहते हैं शेयर्स को, तो प्रॉफिट से रिडीम कैसे होगा? प्रॉफिट से रिडीम होगा, लिखने का तरीका है। प्रॉफिट से रिडीम कैसे होगा कि आप उतना इक्विवेलेंट नॉमिनल अमाउंट जो है शेयर की फेस वैल्यू जो है उतने का अमाउंट फ्री रिजर्व से निकाल कर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में रख देंगे। उससे क्या होगा कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ढेर सारा प्रॉफिट बचा था, जिसे आप डिविडेंड में बांट सकते थे, कैश से निकाल सकते थे, बैंक से पैसा निकाल सकते थे, फ्री रिजर्व थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, आपने उससे एक और अकाउंट में डाल दिया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो कैपिटल बढ़ाने के लिए ही यूज होगा बाद में। तो उससे जो है आपका आउटफ्लो रुक गया, उससे आपका उतने अमाउंट से आउटफ्लो रुक गया और फिर आप प्रेफरेंस शेयर को पे कर देंगे। पे करेंगे तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट कम होएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगी, वो तो होना ही है। बट आपने क्या किया, अपने प्रॉफिट्स को कम कर दिया जो फ्रीली अवेलेबल थे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालकर, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट से इसको रिडीम कर रहे हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को कम तो आप कर ही नहीं सकते, एक बार डाल दिया तो रिजर्व सरप्लस का पार्ट बने रहेगा वो, एंड नॉट अवेलेबल फॉर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स एज ए डिविडेंड। रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, कुछ ही कामों के लिए यूज हो सकता है, कहाँ हो सकता है हम जानेंगे। यहाँ पर भी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करनी चाहिए, जिन पर ये सेक्शन लगता है, सेक्शन 133। यहाँ ये लिखा है जो प्रीमियम होगा पेएबल ऑन रिडेम्पशन, फेस वैल्यू से ज़्यादा पर आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। उस केस में जो आप रिडेम्पशन पर पे करेंगे शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिफोर द शेयर्स आर रिडीम्ड। तो यानी वही है, प्रीमियम का अमाउंट भी आप जो है प्रॉफिट से जो है निकालेंगे, पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में आप जो है फेस वैल्यू की अमाउंट ही डालेंगे। इन केस ऑफ नॉट मीटिंग द अबव क्राइटेरिया, जो प्रीमियम है रिडेम्पशन पर जो पेबल है वो आप प्रॉफिट से दे सकते हैं और आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दे ही सकते हैं, जो हमने पढ़ लिया है। जहां कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकती है उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, कंपनी जो है अनेबल टू पे डिविडेंड और अनेबल टू रिडीम, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। उस केस में उन्हें जो है 3/4 मेजॉरिटी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और जो है वो उन्हीं लोगों को जो है फर्दर प्रेफरेंस शेयर जो है इशू कर सकते हैं। हालांकि जो लोग मना करेंगे नहीं हमें तो अपना पैसा वापस चाहिए, उनको पैसा देना पड़ेगा। समझने की कोशिश करिए। वेयर अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर्स और पे डिविडेंड। डिविडेंड आप इक्विटी को दे रहे हैं, प्रेफरेंस को भी देना चाहिए, आप डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, आप रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो जैसा आपने इशू करा उसकी जो टर्म्स थी उसको आप कंप्लाई नहीं कर पाए। तो अगर आप कंप्लाई नहीं कर पाए तो दैट मीन्स आप रिडीम नहीं कर पाए। रिडीम नहीं कर पाए तो इसलिए उन्हें हम बोल रहे हैं अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। आपको जो है 3/4 होल्डर्स की, यानी करीब 75% होल्डर्स की जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी, ट्राइब्यूनल की जो है पिटीशन डालनी पड़ेगी और वो अप्रूव करेगा। उसके बाद जो है आप इशू कर सकते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड देयर ऑन, डिविडेंड का पैसा जोड़कर, और जो प्रेफरेंस शेयर का रिडीम करना है 1 लाख रुपए का अमाउंट, लेट से 1 लाख रुपए है, 10,000 का इनका जो है डिविडेंड बनता है, आपने नहीं दिया तो आप 1,10,000 का उनको क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, अब 1,10,000 रुपए का हम आपको जो है नए प्रेफरेंस शेयर्स दे देते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें हम रिडीम नहीं कर पाए उनके बदले हम आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दोबारा से इशू कर रहे हैं, जो कुछ टाइम पीरियड के बाद मैच्योरिटी जब उनकी होगी तो आपको पैसा आपका मिल जाएगा। ट्राइब्यूनल जो है अप्रूवल देने से पहले ये बोल सकता है कि जो कंसेंट नहीं देते हैं उन्हें आप पैसा ज़रूर देते हैं, क्योंकि 3/4 की कंसेंट ली है ना, तो बाकी लोगों ने तो कंसेंट नहीं दी होगी, मतलब 90% ने हो सकता है दी हो, 10% ने ना दी हो, वट एवर द थिंग में भी, जिन्होंने नहीं दी, जिनको अपने पैसे चाहिए तो उनको आपको देने पड़ेंगे। जो भी आप नए शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो वह पुराने के बदले इशू करेंगे, तो उससे आपकी जो है शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, रिड्यूस भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी ना। यहाँ पर शेयर कैपिटल आ रही है, हाँ भले ही मान लेते हैं, चलो ठीक है, जो डिविडेंड अनपेड था वो भी आपने ऐड कर दिया और कहा कि भैया जो भी हमने डिफ़ॉल्ट करा है
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बदले नए प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो ये चले गए, नए प्रेफरेंस शेयर आ गए, सेम बंदों को मिल गए, और डेफिनेटली जिन लोगों ने डिसेंट किया उन्हें जो है आपने पैसा दे दिया। हालांकि ये कहते हैं जो इस सेक्शन में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है उसे हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे। इज नॉट बी शैल नॉट बी डीम टू बी एन इंक्रीज और रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। पेइंग ऑफ अनइशूड शेयर्स टू मेंबर्स, अगर जो आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है आप उसको यूज़ कर सकते हैं बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। तो मैंने जैसे बताया कि आपने जो है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो है पैसा डाल दिया नॉमिनल वैल्यू का, उससे आप जो है बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं फ्यूचर में, तो वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कम हो जाएगा, बोनस शेयर प्लस हो जाएंगे, तो शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस वो इंटैक्ट रहेगा। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हम ऐसे आसानी से जो है कैपिटल का आउटफ्लो नहीं करना चाहते हैं, उसे मेंटेन करना चाहते हैं, इसके लिए रूल्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये जो था हमने जो है कुछ डिस्कशन किया, और डेफिनेटली यहाँ पर जो पार्टिसिपेटरी नॉन पार्टिसिपेटरी आ रहा है तो इसका मतलब दे दो नहीं रखा, आपको बता देता हूँ। पार्टिसिपेटरी का मतलब जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटरी जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब बुक में तो आया नहीं, पर मैंने आपको जो है बता दिया अपने ज्ञान से जितना मुझे पता है। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन कराऊंगा, मतलब ट्रांसफ़र करना है आपको शेयर, अपना शेयर का जो सर्टिफिकेट है, ओनरशिप है, वो आपको ट्रांसफ़र करनी है। साथ ही में जो है हम ये डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल को चर्चा करेंगे। अल्टरेशन के बाद जो है हम बाकी चीज़ों पर जो है चर्चा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट हाँ करीब जो है 3-4 क्लासेस तो इसमें लगेगी, आपको समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें, और आपको रिवाइज करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू रिवाइज, डू मेक शॉर्ट नोट्स। In case of any doubt, you can ask me, you can ask in the study groups. So thank you very much and bye bye.